इससे कहानियां। Next we have I think two poems of John Donne in the syllabus, and one of them is the canonization and the other would be valediction forbidding mourning. I don't know in sequence कौन से, मैंने बस syllabus check नहीं किया, तो मैं एक बार वो syllabus देख लूं, फिर उसी हिसाब से हम चल सकते हैं। syllabus it says valediction first, okay, canonization next। चलिए हम valediction forbidding mourning ही पढ़ेंगे पहले फिर। तो ये आपकी पोएम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मोर्निंग। वैलिडिक्शन कहते हैं एक ऐसी पोएम को जो किसी की रुखसती पे लिखी जाए, मतलब कोई शख्स अगर किसी से बिछड़ रहा होता है या कहीं दूर जा रहा होता है, तो उस टाइम पे जो बातें बोली जाती है या जो वो मोमेंट, वो लम्हा होता है, दैट्स कॉल्ड अ वैलिडिक्शन। Now here we have a valediction concerning forbidding mourning. Now mostly what happens whenever some person leaves someone and say for example कि वो उससे दूर जा रहा है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, तो एक तरह की उदासी छा जाती है, उस जगह पे उदासी का माहौल होता है। तो ये जो मॉर्निंग है बेसिकली ये उस उदासी के लिए, दिस मॉर्निंग इज नॉट फॉर से फॉर एग्जांपल डेथ, मतलब मॉर्निंग का वैसे मीनिंग तो मातम का होता है, लेकिन यहाँ पे मातम का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे उदासी का मीनिंग है कि बंदा किसी के बिछड़ने पे या किसी के अलग होने पे जो है वो उदास होता है। तो यहाँ पे इस पोएम में बेसिकली जॉन डन क्या कर रहा होगा, ही वुड बी trying to convince her wife that she should not mourn the parting of them, उनका एक दूसरे से अलग होना, उस पे उसको उदास नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मातम नहीं मनाना चाहिए। Now when it comes to the writing date of this poem, or valediction forbidding mourning, so this poem is said to have been written somewhere in 1611 and 1612. Now 1611 and 1612 are the times when John Donne left England for Europe, and during these times John Donne was married to Anne Donne, because he was married to Anne Donne in 1634 or 12, तब उनकी शादी हुई थी, and by the time 1611 came, they were 10 years into the marriage. And after marriage did John Donne go to the Europe or the European trip, और चूंकि उस जमाने का ऐसा मामला होता था कि अगर एक शख्स घर से निकलता था तो अगर लंबा सफर है तो वो ऑर्डिनरली सोच के मानिए आपके 1.5-2 साल का मामला तो है कि 1.5-2 सालों में वो वापस नहीं आ सकता, तो दैट ऑब्वियसली वाज अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और फिर ये भी पता नहीं होता कि वापस सही सलामत भी बंदा आए या नहीं आए, तो मोस्टली घर के लोग तो उदास होते थे। और उस टाइम पे माना जाता है कि जॉन डन ने ये पोएम लिखी। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें जॉन डन की पोएम्स के रिलेटेड नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा था कि जॉन डन जो है वो अपनी पोएम सर्कुलेट नहीं करता था अमंग पब्लिक जब वो उनको लिखता था, तो मोस्टली वो कब क्या लिखता था वो मालूम नहीं है, क्योंकि जो उनकी पब्लिकेशन डेट होगी वो 1633 होगी जितनी भी इसकी पोएम्स होंगी, क्योंकि मोस्टली इसके वर्क्स इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं। सो पब्लिकेशन डेट 1633 मान के चलिए, और राइटिंग डेट इसकी जो है 1611 और 1612 लेके चलिए। और मोस्टली क्रिटिक्स कहते हैं कि जब जॉन डन जो है वो इंग्लैंड छोड़ के गया था और यूरोपियन कंट्रीज में घूमने, इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह, तो उस टाइम पीरियड की ये पोएम हो सकती है। So there was another thing that I told you in the lecture regarding John Donne, that John Donne was a metaphysical poet, and as a metaphysical poetry, one of its features is that there is an abrupt beginning to the poem. Now we will understand that abrupt beginning also, कि वो abrupt beginning कैसे होती है वो भी हम समझेंगे। सेकंड चीज मैंने आपको वहां बोली थी कि
they use extensive wit in their poems, वो wit भी हम समझेंगे। और तीसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि they make use of metaphysical conceits or far-fetched metaphors, वो भी हम इस पोएम में समझेंगे। लेकिन वो सारी चीजें समझने से पहले let me read the text, and as I read the text and then we will try to understand it line by line. So it reads, as virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say no. So let us melt and make no noise, no tear floods, nor sigh tempests move. To a profanation of our joys to dealt the lady our love. Moving up the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant, but trepidation of spears, though greater far, is innocent. Dull, sublunary lovers love, whose soul is sense cannot admit absence, because it doth remove those things which alimented it. But we, by a love so much refined that ourselves know not what it is, inter-assured of the mind, careless eyes, lips, and hand to miss. Our two souls, therefore, which are one, though I must go, endure not yet a breach, but an expansion, like gold to every thinness beat. If they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. And though it in the center sit, yet when the other farther through it leans and hearkens after it, and grows erect as that comes home. Such wilt thou be to me, who must like the other foot obliquely run. Thy firmness makes my circle just and makes me end where I begin. So that was the text of the poem. It is in soft tune. That's why I also read it in a soft tune. Next poem will not be in soft tune, canonization. And look, it's a valediction forbidding mourning. ठीक है, किसी को समझा रहा है उससे जुदा होने पे, लेकिन उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं, हमें नहीं बता रहा है कि मैं जा रहा हूं, मेरी बीवी उदास है तो मैं मेरी बीवी को समझाऊंगा कि तुझे उदास नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल रहा है जॉन डन आपको, बल्कि वो कहां से शुरू कर रहा है, मनाने से शुरू कर रहा है, वो कन्विंस कराने से शुरू कर रहा है, वो एब्रप्टली आर्ग्यूमेंट पे आ रहा है, जबकि आर्ग्यूमेंट किसके बारे में करने जा रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ही स्ट्रेट अवे मेक्स द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब यहां पे जो रीडर है उसको अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये पोएम किसके बारे में हो सकती है। तो अंदाजा आप तो लगा नहीं सकते क्योंकि आपने पोएम पहली बार पढ़ी, तो मोस्टली अंदाजा पोएम पढ़ने के बाद ही लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ी है तो मैं आपको वो अंदाजा बता सकता हूं कि जॉन डन तो हमें कुछ बता नहीं रहा है, एब्रप्टली जो है आर्ग्यूमेंट्स बिगिन कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स किसके बारे में है ये हमें नहीं पता है। सो दैट्स द एब्रप्ट बिगिनिंग ऑफ अ मेटाफिजिकल पोएट्री। कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएगा, वो क्या बता रहा है, एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे, जैसे कि नेक लोगों की जो मौत होती है वो बड़े सुकून से होती है। तो मतलब अगर कोई, मैं आपके सामने आता हूं और ना आगे की कोई बात बोल रहा हूं ना पीछे की कोई बात बोल रहा हूं, सीधा आपको कहोगे एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे, तो आप बोलोगे तो मतलब ये कहां से आया, ये स्टेटमेंट क्यों आया, ये स्टेटमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में आया कि जिस तरह नेक लोगों की रूहें बड़े सुकून से गुजर जाती हैं, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, पर ऐसे होता है कि जैसे उनके कान में आके कोई बोलते कि मर जाओ और वो मर जाते। विस्पर, लोग कभी मरते वक्त चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनकी जान नहीं निकलती,
लेकिन नेक लोगों के साथ ऐसा मामला नहीं होता है। यूं लगता है कि जैसे आके किसी ने इनके कान में कहा कि भाई आंखें बंद कर लो, तो वो आंखें बंद कर लेते। जो उनके आसपास लोग बैठे होते हैं उनको भी खबर नहीं होती कि हुआ क्या। Whilst some of their sad friends do say the breath goes now and some say no, और जो उनके अड़ोस पड़ोस के कुछ उदास दोस्त बैठे और कहते कि देखो देखो मर तो नहीं गया, कोई कहता नहीं नहीं ऐसा तो कोई हमें अलामत नजर नहीं आई कि इसकी जान चली गई, ठीक है। बट व्हाई इज दिस आर्ग्यूमेंट हियर? ये क्यों जॉन डन हमें बोल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? तो ही डजंट गिव अस द कॉन्टेक्स्ट। So metaphysical poetry doesn't give us a context. There are abrupt beginnings. जैसे ये मतलब हम इसको कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम इसको रिलेट कर पाए तो हम ये कहेंगे कि देखिए भाई जॉन डन जो है वो यूरोप के ट्रिप पे जा रहा था और उसके जाने पे उसकी बीवी उससे नाराज थी या उदास थी। अब उदास क्यों थी ये भी हमें नहीं बोला। हो सकता है उसकी बीवी ने जॉन डन को बोला होगा यार मुझे भी तेरे साथ चलना है, तू जा रहा है इटली तो मैं क्यों नहीं जाऊं। पॉसिबिलिटी है। वो जिद कर रही होगी कि मैंने भी आपके साथ चलना है, या ये कह रही होगी जॉन डन को भाई आप मत जाओ, आप 2 साल के लिए जा रहे हो, मैं पीछे अकेली क्या करूंगी। देयर कुड बी 100 आर्ग्यूमेंट्स। अब कौन से वाले आर्ग्यूमेंट पे जॉन डन ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है वो हमको नहीं पता। अब वो उसको समझा रहा है, किस बात के लिए समझा रहा है ये भी हमें नहीं पता। सो दैट्स the abruptness and unconventionality of a metaphysical poem, कि ये चीजें अब आपने खुद समझनी है। तो वो पहली बात क्या कर रहा है, वो वर्चुअस मैन का एक मेटाफर यूज कर रहा है ना। ये जो वर्चुअस मैन है ये भी मेटाफिजिकल कंसीट है। क्यों ना? वो कहता है कि as virtuous men mildly pass mildly away, passing away जो है यहाँ पे वर्ड, जो पास अवे में यूजुअली डेथ के लिए यूज होता है, तो ये डेथ के लिए जो पास अवे यूज किया है ये भी एक मेटाफर है। वर्चुअस मैन के साथ ये किसको कंपेयर कर रहा है? और अपनी बीवी, ठीक है, खुद को और अपनी बीवी को वो वर्चुअस मैन के साथ यूज कर रहा है, एक सिमिली क्रिएट कर रहा है यहाँ पे एज के साथ, कि जिस तरह से नेक लोगों की वफात होती है वैसे हम जुदा हो जाते हैं। तो पास अवे जो है ये भी मेटाफोरिकल है यहाँ पे, इसका मतलब डेथ नहीं है बल्कि जॉन डन और उसकी बीवी के कॉन्टेक्स्ट में जुदा होना है। एंड ही सेड विस्पर देयर सोल्स टू गो, और धीरे से वो चले जाते हैं। तो क्यों इतना हंगामा घर में क्रिएट कर रही हो मेरे जाने? ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसी तरह बिहेव करना चाहिए जैसे कि वर्चुअस मैन बिहेव करते हैं। और ये एक और फीचर है जॉन डन की पोएम्स का, वो मोस्टली लवर्स को जो है सेंट्स मानता है, उनको हमेशा वो नेक लोगों के साथ कंपेयर करेगा। नेक्स्ट पोएम कैनोनाइजेशन में आपको इस तरह की चीज मिलेगी, रेलिक में आपको इस तरह की चीज मिलेगी, और बाकी बहुत सारी जो पोएम आप पढ़ोगे उसमें आपको इस तरह, गुड मॉरो फॉर एग्जांपल, उसमें आपको इस तरह की चीज मिलेगी। ठीक है, सो पहला आर्ग्यूमेंट अब वो क्या दे रहा है अपनी इस बीवी को, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जॉन डन के जाने पे नाराज है, या जॉन डन उसको अपने साथ नहीं लेके जा रहा है इसलिए नाराज है। तो उसका जो उसने पहला आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत हो, हम तो नेक लोग हैं, हमें तो उस तरह जुदा होना चाहिए एक दूसरे से जैसे कि नेक लोगों की जान से रूह चली जाती है, कि जिस्म से रूह चली जाती है, और रूह के निकल जाने के वक्त वो लोग जो है इस तरह से थोड़ी करते हैं जिस तरह से तुम करती हो। तो हमें वैसे ही सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन और फिर हम सेकंड स्टेंजा में आते हैं। सो कहता है, सो लेट अस मेल्ट वर्ड मेल्ट विथ विथ, सो लेट्स पार्ट आवर वेज। वो बोलता चलो हम जुदा हो जाते हैं, लेट्स पार्ट आवर वेज। डिफिकल्ट वर्ड, पार्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस हार्श, जुदा हो जाते हैं। जुदा होना इज लाइक यू नो, इट लॉट ऑफ पेन, शायद शोर भी,
नॉइज भी, रोना भी, सिस्कियां भी, आहें भी, इतनी चीजें मिलके, तो पार्टिंग इज नॉट अ गुड वर्ड। जॉन डन की बिट में वर्ड मेल्ट आता है। नाउ लुक एट दिस वर्ड मेल्ट। मेल्टिंग का प्रोसेस आपने देखा है? You just if you have an ice ball in your home, you put that, on a bowl and put that ball in the sunlight, और वहां पे बैठो, you will not realize and that ice ball would be water. और जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है वो इतना काम, इतना पीसफुल और बिना किसी शोर शराबे के हो जाता है। तो वो कहता है हमें भी क्या करना चाहिए, वैसे ही जुदा हो जाना चाहिए उस आइस बॉल से, जैसे वाटर निकल जाता है और वो दोनों चीजें अलग हो जाती है। लेट अस मेल्ट विद नो नॉइज। और ये सिसकियां, ये आहें, ये रोना, ये शोर ना, लेट्स मेक नो नॉइज, नो टीयर फ्लड्स। नाउ दिस इज एग्जैजरेशन। ये भी मेटाफिजिकल पोइट्री का एक एस्पेक्ट है। नो टीयर फ्लड्स, हमने आंसू का तूफान थोड़ी लाना है। नारसाई टेम्पेस्ट स्मूथ, और ऐसी आहें नहीं भरनी कि तूफान आ जाए। To a profanation of our joys, to tell the laity of our love. Now again comes the element of saintness, profanation, बेइज्जती, to a, ये बेसिकली इट वर्ड, इट वो profanation of our joys, हमारी खुशियों को बेइज्जत करना है ये। अगर हम लेटी को अपनी मोहब्बत के बारे में बोले, हु इज द लेटी? लेटी इज अ कॉमन मैन, लेमैन। लेटी मीन्स लेमैन। हम हमारी मोहब्बत आम लोगों के सामने जाहिर करें, उनके सामने रोएं, उनके सामने आहें भरें, उनके सामने आंसू बहाएं? नहीं, इट्स प्रोफेनेशन। ये हमारी मोहब्बत की तौहीन है, हमारी खुशियों की तौहीन है। तो ऐसा हम नहीं। सो दैट्स द सेकंड आर्ग्यूमेंट। बट इट लुक्स कि जॉन डन की बीवी जो है वो नहीं मान गई। ये दो आर्ग्यूमेंट्स उसने दिए कि भाई हम तो जुदा हो रहे हैं, तो हम जुदा कैसे हों? As virtuous men mildly pass away, and so what we will do, we will melt and make no noise, we will not cry, we will not make sighs, because it's profanation, बेइज्जती हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी हमारी मोहब्बत की अगर हम ये सब कुछ करें तो। सो ही इज फॉरबिडिंग मोर्निंग, तो वो मातम मनाने से मना कर रहा है, लेकिन उसकी बीवी नहीं मान रही है। सो वो तीसरा आर्ग्यूमेंट देता है कन्विंस करने के लिए। अब सोचता है कि अब क्या बोलूंगा, तो चलो कुछ और बोलते हैं। तो वो बोलता है मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। व्हाट इज मूविंग ऑफ द अर्थ? ये एक सिनेक्डॉक्टी है जो यहाँ पे अर्थक्वेक को रेफर करती है। मेटोनमी, नॉट सिनेक्डॉक्टी बट मेटोनमी, अर्थक्वेक के लिए रेफर करती है। मूविंग ऑफ द अर्थ, जमीन का हिलना, यानी अर्थक्वेक का आना। इससे क्या होता है? लोगों में खौफ होता है, डर पैदा होता है। Men reckon what it did and meant. वो एक दूसरे से पूछे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं और अंदाजे लगाने लगते हैं कि इतना बड़ा जलजला, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया कैसे और इसका क्या मतलब हो सकता है। क्या खुदा हमसे नाराज है? लगता है गुनाह हमने ज्यादा कर लिए। तो अलग अलग तरह की बहसें चलती है। कब? जब अर्थक्वेक होता है। But trepidation of this fears hope, though greater for is innocent. लेकिन देखो तो ट्रेपिडेशन ऑफ स्पेस, हमें पता है कि अपनी एक्सिस पे जो जमीन है वो घूमती रहती है कंटिन्यूअसली। वो जो स्लो कंसिस्टेंट मूवमेंट, उसको ट्रेपिडेशन कहते हैं। तो वो जो मूवमेंट है अर्थ की, दैट्स फार ग्रेटर एंड कंटिन्यूअस। लेकिन देखो तो कितनी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? We should be like the trepidation, not like the earthquake. मैं आपसे जुदा हो रहा हूं, तो चलिए किसी को पता ना लगे। ऐसा ना हो कि मैं जा रहा हूं और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, बोले भाई जॉन डन के घर में आज क्या हो गया, और तुम जाके बोलोगी कि जॉन डन जा रहा है और मैं रो रही हूं ना।
We are not going to do this. That would be like an earthquake. So earthquake brings harms and fears, but let's be like trepidation. जाऊंगा, आऊंगा, हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा। लेकिन उसकी बीवी तो मानेगी नहीं, यहाँ पे बोलेगा यार तू अपनी फिलॉसफी अपने पास रख, क्या जियोग्राफी समझा रहा है मुझे, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे जाना ही जाना है। तो जॉन डन वुड हैव टू मेक अनदर आर्गुमेंट, सो ही कंटिन्यूज विद हिज विट and he says, dull sublunary lovers love whose soul is sense cannot admit absence. What is dull sublunary lovers? ये जो sublunary है ये earthly lovers के लिए। अगेन जब मैंने आपको पहले बात बोली, जो लवर्स यूज करेगा जॉन डन, तो वो उनको सेंट्स मानता है, खास करके खुद को और अपनी बीवी को, और उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो डल लवर्स हैं, अर्थली लवर्स। और वो कौन से लवर्स हैं? whose soul is sense, उनकी जो मोहब्बत की जान है वो फिजिकल लव है। सो बंदा जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो ही सेज कैन नॉट एडमिट एब्सेंस। ये वो लोग होते हैं जो एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन लोग? दे आर द डल सब्लुनरी लवर्स, earthly lovers whose soul is sense, they cannot admit absence. But हम वैसे नहीं, because it doth remove those things which are limited. क्योंकि जुदाई से इस मोहब्बत में वो चीजें निकल जाती हैं जिससे उनको मोहब्बत होती है। लेकिन हमारा मामला ऐसा नहीं, हम डल सब्लुनरी लवर्स नहीं, हम तो प्लेटोनिक लव में ज्यादा यकीन करते हैं। So my going away should not be a problem for you. So there comes another argument, and it's followed by this argument rather continues, and he says, but we by a love so much refined, लेकिन हमारी जो मोहब्बत है वो डल सब्लुनरी वाली मोहब्बत नहीं, it's so much refined that ourselves know not what it is. विट जॉनसन घुमा रहा है अपनी बीवी को समझाने के चक्कर में कि हमारी मोहब्बत उनकी मोहब्बत जैसी थोड़ी है। वो जो एक गाना है एक बॉलीवुड का, उसको मोहम्मद रफी ने गाया है, मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत। तो कुछ इस तरह का मामला है यहाँ पे। We by a love so much refined, हमारी मोहब्बत कोई पाक मोहब्बत है, कोई और तरह की मोहब्बत है, ये खाक मोहब्बत नहीं है। और ये कोई ऐसी भी मोहब्बत है that ourselves know not what it is, हमें भी नहीं मालूम कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसी है। इंटरएश्योर्ड ऑफ द माइंड, ये एक ऐसी मोहब्बत है कि हमें पूरा यकीन है एक दूसरे पे। इंटरएश्योर्ड ऑफ माइंड मतलब हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं, वो ठीक है। लेकिन केयरलेस आईज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, लेकिन हमें किसी भी और चीज की कोई परवाह नहीं होती। मोहब्बत की परवाह है, पुख्ता यकीन है, भरोसा है, लेकिन अगर पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। केयरलेस, careless about what? Careless about the physical presence of a person. So we can dare to miss a look in the eyes of the beloved, lips or hands. So we can miss them. तो हमारी मोहब्बत तो ये मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत है तो फिर इस मोहब्बत की जुदाई में रोना मेरी समझ में नहीं आता। So gives another argument John Donne to his wife, and then he comes again. लगता है बीवी मान भी गई है तो उसको पोएम Our two souls therefore which are one. अब एक और दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है। और ये वहां जा पहुंचा। Our two souls therefore which are one. जिस्म है मगर बेसिकली जान तो एक ही है, दो अलग रूहें हो सकती है लेकिन हम एक ही हैं। दो आई मस्ट गो, बात खत्म। अब वो कह रहे कि मुझे तो जाना ही जाना है,
अब अगले आर्ग्यूमेंट्स को तू माने ना माने वो सेकंड क्वेश्चन है, मेरे ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट्स मुझे पसंद आए या नहीं आए वो भी एक अलग क्वेश्चन है। आई मस्ट गो, हम दो जिस्म एक जान हैं वो भी ठीक है, आई मस्ट गो ना, दैट्स पैट्रियार्कल आल्सो, दैट्स पैट्रियार्कल आल्सो इन नेचर। व्हाई? कि भाई देखिए, दो जिस्म मगर एक जान है हम, मतलब वो कभी कभी खाते हैं, भाई आप खाना खाओ, नहीं आप खाओ, तो मैंने पहले ही खा लिया, भाई आई डोंट अंडरस्टैंड उसने कैसे खा लिया दूसरे के खाने से। तो वही मामला यहाँ पे भी है, हम दो जिस्म है एक जान है, लेकिन फिर भी मुझे जाना है, मैं आपको अपने साथ नहीं लेके जा सकता, आई मस्ट गो ओवर एंड यू आर नॉट येट अ ब्रीच। तो मेरे जाने को दगा ना समझना। अब जॉन डन का जो है आर्ग्यूमेंट वो बदल रहा है, अभी तक वो मना रहा था अपनी बीवी को कि तू घर बैठ मैं जा रहा हूं, लेकिन मुमकिन है क्योंकि जॉन डन हमको कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बता रहा है, मुमकिन है कि उसकी बीवी उसको बोल रही थी शादी से पहले तो बड़े लंबे लंबे वादे कर रहा है, अब तो मुझसे वादों से मुकर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। तो जॉन डन थोड़ा अपना आर्ग्यूमेंट चेंज कर रहा है, भाई हम एक ही हैं, दो जिस्म मगर एक जान है हम, लेकिन मुझे तो जाना है, दो आई मस्ट गो एंड यू आर नॉट येट अ ब्रीच। इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मत समझ, इसको धोखा ना समझ, और बल्कि क्या समझ, तो इसको एन एक्सपेंशन समझ, लाइक गोल्ड टू एयर थिननेस बीट। मेरा जुदा होना धोखा नहीं है, बल्कि इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ अवर लव। सोच, हम इंग्लैंड में बैठे हैं, 10 साल से शादीशुदा है, यहाँ पे तो लोग हमारे मोहब्बत के किस्से जानते हैं, लेकिन अब मैं इटली जाऊंगा, इटली में लोगों को बोलूंगा मेरी बीवी इंग्लैंड में, मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं जब उससे जुदा हुआ तो वो वर्चुअस मैन की तरह बिहेव करी, हमारी मोहब्बत ऐसी है, तो हमारी मोहब्बत की एक्सपेंशन हो रही है, मैं तो जाऊंगा, लेकिन तू ये समझ कि मैं तुझे धोखा नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट्स एन एक्सटेंशन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एवरीथिंग। सोने की तरह, कैसे जब सोने को सुनहार जो है वो हथौड़ी से मारता है और पतला करता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, एक छोटा सा एक सोने का टुकड़ा आप लाखों में बेचते हो, तो हमारी मोहब्बत वैसी हो जाएगी। अगेन अ मेटाफिजिकल कंसीट, अगेन विट एंड द पैट्रियार्कलनेस, कि तेरी बात तो मैंने माननी नहीं है, तू जो भी करेगी आई मस्ट गो। लेकिन बीवी ने फिर नहीं माना, उसने बोला कि ये दो जिस्म एक जान वाली कहानी, ये फिल्मों की कहानी है, फिल्मी डायलॉग मेरे पास नहीं मान, हम दो हैं तो दो हैं, ये तू मान ले। तो फिर जॉन डन सोच में पड़ गया, तो सोचा भाई एक और आर्ग्यूमेंट दे के देखता हूँ क्या बोलता है, इफ दे बी टू, लेकिन अगर तू नहीं मानती कि हम दो जिस्म और एक जान हैं तो दो ही सही, इफ दे बी टू, अगर हम दो अलग अलग जाने ही सही, दे आर टू सो एज कंपासेस आर टू। ये मेटाफिजिकल कंसीट की बेस्ट एग्जांपल। लेकिन अगर हम दो जाने भी हैं, दो अलग जिस्म भी हैं, तो हम कैसे हैं? वी आर लाइक स्टिफ ट्विन कंपास, वो कंपास जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बोला था, जिससे आप सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। सो वी आर लाइक दैट कंपास, जैसे वो दो होते हैं। वो कैसे दो होते हैं? दाई सोल द फिक्स्ड फुट। तू कौन सी है? तू वो वाली है जिसमें पेंसिल नहीं लगती। बात आप समझ आ रहे हैं? आई डोंट हैव अ कंपास विद मी, बट आपने बचपन में देखा होगा, वो एक में आप पेंसिल डालते हैं और एक वो फिक्स्ड फुट होता है। तो वो फिक्स्ड फुट कौन है? वो तू है। मेक्स नो शो, तुम, तू तो नहीं हिले जुलेगी। तो विथ जॉर्डन की वो उसको भी पेंसिल की जगह रख सकता, नहीं रखा। Thy soul, the fixed foot, makes no show, but death if the other do. लेकिन जो दूसरा है, अगर वो हिलजुल करे तो ये भी थोड़ी हिलती जुलती है, ठीक है। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, और ये जो फिक्स्ड फुट है ये कहां रहता है? सेंटर में रहता है। ये घर में रहेगा, ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, ये मेरे साथ इटली नहीं आएगा, ये यही रहेगा। तो वो है ना, कंपास का फिक्स्ड फुट है तू। तो ठीक है, अगर तू नहीं मानती कि दो जिस्म और एक जान है, हम दो अलग अलग जान ही सही, लेकिन फिर वो कंपास की तरह, मैं पेंसिल वाला, तू पेंसिल के बगैर, तो तू कहां रहेगी? सिट इन द सेंटर। येट व्हेन द अदर फार doth, और दूसरा वो पेंसिल वाला क्या करता है? वो दूर जाएगा, दूर से घूम के एक सर्कल ड्रॉ करेगा। ऐसा ही होता,
It leans and hearkens after it. लेकिन फिर वो जितना भी दूर जाए, ज्योमेट्री बॉक्स में डालते वक्त तो उसको वापस लाओगे. Look at the wit of John. It leans and hearkens after it. वो फिर वापस आके तेरे पास ही आएगा. And grows erect as that comes home. और दोबारा से मिलन हो जाएगा जब वो घर वापस आएंगे. तो ठीक है, मैं दो जिस्म और दो जान वाला आर्ग्यूमेंट वापस लेता हूं. हम अलग अलग जिस्म हैं, लेकिन फिर हम स्टिफ ट्विन कंपास की तरह है और अब वैसे रहेंगे. अब आखिरी है, अब ये जो है जॉन डन अपने आर्ग्यूमेंट से खत्म हो चुका है और अब वो बोलेगा सच विल दाउ बी ट्रू. अब तू माने या ना माने, बस मेरे लिए तो तू वो फिक्स फुट की तरह ही है, उस कंपास की तरह ही है. इससे ज्यादा मेरे पास आर्ग्यूमेंट नहीं है. मैंने जियोग्राफी के भी आर्ग्यूमेंट्स दिए, मोहब्बत के भी आर्ग्यूमेंट्स दिए, मैंने फिल्मों के भी आर्ग्यूमेंट्स दिए, मैंने मैथ्स के भी आर्ग्यूमेंट्स दिए. अब बस सच विल दाउ बी टू मी, मेरे लिए तू उसकी तरह है, उस फिक्स्ड फुट की तरह है, उस ट्विन कंपास की, हु मस्ट लाइक द अदर फुट ओब्लिकली रन, जो उस दूसरे फुट के सहारे ही चलेगी. दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट. और अगर तू ये बात समझेगी कि तूने सेंटर में रहना है, तो जाके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, तो मेरी जिंदगी का काम आसान होगा. एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन. तो उसी सूरत में मुमकिन है कि मैं अपना सफर वहीं आके खत्म करूं जहां से शुरू किया था. तो क्या पता अगले स्टेटमेंट में बोला होगा अगर नहीं मानेगी तो मैं किसी और से शादी कर लूं. Did you understand the poem? Yes, sir. That was the poem Valediction Forbidding Mourning. तो इसमें हमने एग्जैजरेशन भी देखी, इसमें हमने मेटाफिजिकल कंसीट्स भी देखे, इसमें हमने जॉन डन की विट भी देखी, और इसमें हमने एब्रप्टनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट भी देखी. ठीक है, सो बड़ी आसान सी पोएम है, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट पोएम्स टू अंडरस्टैंड. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी. रोल नंबर 1. Present, sir. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Yes, sir. 7. Yes, sir. 8. Present, sir. 9. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. 14. 15. 16. Present, sir. 17. 18. Yes, sir. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present, sir. 22. 23. 24. 25. 25. Present, sir. 24 कौन है? Sir, 25 present. ओके, आप अपना ये निमरा फिर आप ना अपना स्पीकर, आई जस्ट थिंक कि आपने कहीं लाउड पे डाला हुआ है पीछे, तो मुझे एको वापस अपनी आवाज आ रही. 26. 27. 28. Present, sir. 29. 30. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. 36. 37.